आज की कहानी है अंधी बहू से धोखा। रात का समय था, घड़ी में 10:30 बजे हुए थे। चंदा अपने बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि उसके कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। चंदा को वो आहट थोड़ी सी अजीब लगी, इसलिए वो पूछती है, कौन है? कौन आया है कमरे में? बोलो, बोलते क्यों नहीं? तभी कमरे में दाखिल हुआ शख्स उससे बच्चों की तरह कहता है, अले चंदा, मैं हूँ तुम्हारा पति गुड्डू। तो चंदा कहती है, आप मेरे पति नहीं हैं, आप कौन हैं? यहाँ से चले जाइए, मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की? और चंदा बेड से नीचे उतर जाती है। जब वो बेड से नीचे उतरती है तो गुड्डू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, चंदा देखो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे नींद भी नहीं आ रही। तुम चलो ना मेरे कमरे में, हम दोनों मिलकर एक साथ खेलेंगे। तो इस पर चंदा कहती है, अरे मेरा हाथ छोड़िए, आप कौन हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप निकल जाइए यहाँ से। मेरे पति आ गए तो मैं उन्हें बताकर आपकी शिकायत करूंगी। कौन हैं आप? तो इस पर वो शख्स उसका हाथ फिर से खींचता है और कहता है, चंदा मैं तुम्हारा पति हूँ और पति पत्नी तो एक साथ रहते हैं ना शादी के बाद, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती? चलो मेरे कमरे में, दोनों खेलेंगे। इस पर चंदा को बहुत गुस्सा आता है और वो जोरदार खींचकर गुड्डू को थप्पड़ लगा देती है। इस बात पर गुड्डू रोने लग जाता है और बच्चे की तरह रोते हुए कहता है, माला, चंदा ने मुझे माला, मैं शिकायत अपने पापा को करूँगा। चंदा ने मुझे माला, मेरी पत्नी ने मुझे माला। उसकी ये रोने की आवाज़ सुनकर घर की नौकरानी पुष्पा भागी चली आती है और जब वो कमरे में आती है तो गुड्डू से पूछती है, अरे भैया, गुड्डू भैया, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हो गया? तो इस पर गुड्डू उसे बताते हुए कहता है, चन्ना ने मुझे माला, जोल से देखो कितना जोल का थप्पड़ मारा है। तो पुष्पा कहती है, अरे भाभी जी, आपने भैया को क्यों मारा? तो इस पर चंदा कहती है, अरे पुष्पा, देखो ना ये कौन है? खुद को मेरा पति बता रहे हैं और मुझे ज़बरदस्ती पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। इस पर पुष्पा कहती है, अरे मेम साहब, आप दोनों में झगड़ा हो गया क्या? अब भैया से नाराज़ हैं जो ऐसा इसलिए कह रही हैं? यही तो हैं आपके पति। मान लिया भैया थोड़े से नादान हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप भैया को जोर कर थप्पड़ मार देंगी। ये तो गलत बात है आपकी। तो इस पर चंदा हैरान हो जाती है और पुष्पा से कहती है, पुष्पा, तो अब तुम भी शुरू हो गई? पता नहीं ये कौन है, जब से आए हैं खुद को मेरा पति बता रहे हैं और अब तुम भी इनके साथ ही शुरू हो गई। मैं मानती हूँ भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है मैं अपने पति को ही ना पहचानूँ। मैं अपने मन की आंखों से सब देख सकती हूँ। अपने पति में और गैर मर्द में फ़र्क करना मुझे आता है। तो इस पर पुष्पा कहती है, अरे मालकिन, आप मेरी बात नहीं मान रही ना, और ना ही आपको अपने पति की बात पर भरोसा हो रहा है। अभी 3-4 दिन बाद आपके सास ससुर आएंगे तो उनसे ही पूछ लेना, फिर कर लेना आप तसल्ली। और इतना कहकर पुष्पा गुड्डू को वहाँ से ले जाती है। अब चंदा के मन में उधेड़-बुन शुरू हो गई, क्योंकि उसके साथ क्या हो रहा था उसे समझ ही नहीं आ रहा था। चलिए हम आपको एक बार चंदा के अतीत से रूबरू कराते हैं। चंदा के पिता हरिया बहुत ही गरीब थे, वो मजदूरी का काम करते थे और चंदा की माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती थी। चंदा उनकी इकलौती संतान थी, लेकिन थी अंधी, जिसके कारण दोनों माता पिता हमेशा परेशान रहते थे। एक दिन चंदा की माँ चंदा के पिता से कहती है, अजी, क्या भगवान ने हमारी ही किस्मत में ये सब लिखना था? ये भगवान भी हम गरीबों के बारे में कुछ सोचता ही नहीं, इसे हम पर दया ही नहीं आती। तो इस पर उसके पति कहते हैं, अरे ओ भगवान, क्या कह रही है? साफ साफ बोल, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? हर बात में पहेली बुझाने की तेरी आदत है, साफ साफ बता दे। तो इस पर चंदा की माँ कहती है, अजी, उन्होंने भी रिश्ते से मना कर दिया, पता नहीं हमारी बेटी की किस्मत में शादी लिखी भी है या नहीं। तो इस पर चंदा के पिता कहते हैं, अच्छा हुआ मना कर दिया, मुझे तो वो लड़का पसंद भी नहीं था। हमारी बेटी कहाँ 21 साल की और कहाँ वो 50 साल का। तो इस पर चंदा की माँ कहती है, अजी, ऐसे तो कोई भी लड़का हमारी बेटी से शादी नहीं करेगा। उसके अंधे होने के कारण कोई भी ठीक ठाक लड़का उससे शादी करने को तैयार होता ही नहीं और ये कुंवारी ही घर में बैठी रहेगी। अब क्या करें, हमारी बेटी अंधी है, इस बात को हमें स्वीकारना होगा और लड़का कैसा भी हो हमें इसकी शादी करनी पड़ेगी। तो इस पर उसके पिता कहते हैं, अरे भगवान, मैं मानता हूँ हमारी बेटी अंधी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हम उसे अपने घर से धक्का ही दे दें।
हमारी बेटी में कमी है तो दुनिया में जवान लड़के भी तो होंगे जिनमें थोड़ी बहुत कोई कमी होगी, हम उनसे शादी करा देंगे। और तू फिक्र मत कर, जिस दिन इसकी ब्याहनी रात आएगी उस दिन इसकी शादी अपने आप हो जाएगी। हरिया ने ये बात अपनी पत्नी से कह तो दी, लेकिन चिंता तो उसे भी बहुत थी, क्योंकि जवान बेटी घर पर बैठी हो और वो भी अंधी। ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि कोई भी ठीक ठाक लड़का किसी अंधी लड़की से शादी करेगा क्यों। चंदा की माँ जिनके घर काम करती थी, उनके घर कुछ मेहमान आए थे और वो उनको चाय नाश्ता देने के लिए जाती है तो उनकी बातें भी सुन लेती है। घर पर मेहमान आए थे, वो उसकी मालकिन से कहते हैं, अरे ओ सावित्री, मैं तो परेशान हो गया हूँ लड़की देख देख के। मुझे तो बस एक पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लड़की चाहिए, चाहे एक जोड़ी कपड़े में ही क्यों ना आ जाए। लड़की अंधी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, बहरी हो, कैसी भी हो। तो इस पर उसकी मालकिन कहती है, हाँ भैया, मैंने भी बहुत कोशिश की है लड़की ढूंढने की, लेकिन क्या करूं, कोई नज़र में ऐसी लड़की आ ही नहीं रही जिससे अपनी गुड्डू की शादी करा दी जाए। अब मैं भी परेशान हो गई हूँ। उनकी बातें सुनकर चंदा की माँ के मन में एक बार तो विचार आता है कि वो अपनी बेटी के बारे में इनसे बात करें, लेकिन क्या करें, थी तो घर की नौकरानी। अब नौकरानी अपने मालिक के घर में रिश्ता कैसे जोड़ सकती है, यही सोचकर उसकी माँ कुछ नहीं कहती। और फिर वो घर आती है। घर आकर चंदा के पिता को सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनकर चंदा का पिता कहता है, अरे ओ भगवान, रहने दे तू, कहाँ रिश्ते कराएगी, मरवा देगी क्या। कहाँ वो बड़े लोग, कहाँ हम गरीब लोग, हमारे कोई आपस का जोड़ा मिलता भी है, कभी सुना है नौकर और मालिक में संबंध। तो उसकी माँ कहती है, अजी मुझे नहीं पता, मेरे तो मन में आ चुकी है और मैं ठान चुकी हूँ, जाते ही मैं ये बात अपनी मालकिन को बताऊँगी। अब वो चाहे रिश्ता लें या ना लें, वो उनके हाथ में है। अगले दिन जब चंदा की माँ अपनी मालकिन के घर जाती है तो उसे सारी बात बता देती है। फिर उसके बाद उसकी मालकिन उससे कहती है, अरे सावित्री, तूने बताया नहीं तेरी बेटी अंधी है, मुझे क्या पता था। और वही बात हो गई, गली में लड़की और नगर में ढिंढोरा। मैं आज ही अपने भैया से बात करती हूँ और तू शादी की चिंता बिल्कुल मत करना, शादी का सारा खर्चा हम लोग ही उठाएंगे। और वो अपने भैया से चंदा के माता पिता की बात करा देती है। उसके बाद चंदा का रिश्ता उनके बेटे गुड्डू से हो जाता है और शादी बड़ी धूमधाम से मनाएगी। आर्या और सावित्री तो बस शादी की साज सजावट को देखते ही रह गए, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से और इतने बड़े घर में होगी। वो तो बस भगवान का शुक्रिया ही करते रहे कि हमारी अंधी बेटी के लिए इतना अच्छा ससुराल मिला है। तो ये था चंदा का अतीत, चंदा कैसे इस घर में बहू बनकर आती है। 3-4 दिन बाद चंदा फिर से अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। उसे अपने कमरे में आने की एक आहट सुनाई देती है और फिर वो अपने बेड से खड़ी हो जाती है और जाकर उस शख्स के गले लग जाती है और कहती है, आ गए आप, कहाँ चले गए थे, मैंने कितना इंतज़ार किया। आपको पता है, आपके पीछे से एक आदमी आया था और मुझे अपनी पत्नी बता रहा था, मुझे पकड़कर कहीं लेकर भी जा रहा था, पता नहीं कौन था। तो इस पर वो शख्स कहता है, अरे चंदा, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, मैं 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर गया था। लेकिन ये क्या, ये शख्स तो उसका ससुर था, कैलाशनाथ, जो उसे अपने बेटे की बहू बनाकर लाया था और चंदा इसे अपना पति बता रही थी। इसका मतलब गुड्डू की जगह हर रात को कैलाशनाथ ही चंदा के कमरे में आता था और चंदा उसे अपना पति समझ रही थी और वो चंदा के आत्मसम्मान को रौंद रहा था। कैलाशनाथ और चंदा बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके कमरे में पुष्पा आ जाती है और पुष्पा अपने मालिक की बाहों में बहू को देखकर चौंक जाती है और कहती है, मालिक आप। तो कैलाशनाथ घबरा जाता है और पुष्पा से कहता है, अरे पुष्पा, वो मुझे बहू से कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं आया था। तो चंदा भी चौंक जाती है। हैरानी जताते हुए वो कहती है, बहू से बात करनी है, ये आप क्या कह रही हैं, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, आप बहू क्यों कह रहे हैं। अब पुष्पा सब कुछ समझ चुकी थी। वो जान चुकी थी कि क्यों चंदा कैलाशनाथ को अपना पति बता रही है और गुड्डू को गैर मर्द। वो कैलाशनाथ से कहती है, मालिक, आपको जरा भी शर्म नहीं आई अपनी बहू के साथ ऐसी हरकत करते हुए। माना कि चंदा को दिखाई नहीं देता, वो बेचारी तो अंधी है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आपको तो शर्म आनी चाहिए। तो कैलाशनाथ पुष्पा से कहता है, पुष्पा, तुम तो जानती हो कि मेरा बेटा नादान है, सद्बुद्धि नहीं है उसमें। मैंने बहुत कोशिश की उसका इलाज कराने की, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुआ और बहुत कोशिश की उसकी शादी के लिए,
फिर हार कर चंदा ऐसी लड़की मिली जिसके घर वाले उससे उसकी शादी कराने के लिए तैयार हो गए। गुड्डू तो वंश को आगे बढ़ा नहीं सकता और मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, इसके लिए आगे वारिस तो चाहिए। तो पुष्पा कैलाशनाथ से कहती है, मालिक अगर चंदा अंधी है और आपको वारिस चाहिए तो इसमें चंदा का कोई कसूर नहीं है। भगवान ने तो इसको पहले ही अंधकार में रख रखा है, ऊपर से आप इसको अंधकार में नहीं रख सकते। अब पुष्पा ठान चुकी थी। वो पुलिस स्टेशन जाकर अपने मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है और पुलिस आती है, कैलाशनाथ को हथकड़ियाँ लगा लेती है और पुलिस वाली मैडम कैलाशनाथ से कहती है, कैलाशनाथ तुझे जरा भी शर्म नहीं आई इस अंधी लड़की के साथ ये धोखा करते हुए? इसमें तेरा बेटा मंदबुद्धि है तो इस लड़की का क्या कसूर है? तू इतने दिनों से इस लड़की का शोषण कर रहा था, इस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि इसका पति कौन है। अच्छा हुआ पुष्पा को ये बात पता चल गई, वरना ये तो जिंदगी भर अंधकार में ही जीती। और तूने ये सब इसलिए किया कि ये किसी और की बेटी है और अंधी है। अरे ज़रा सोच कर देख, अगर तेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करता तो तुझे कैसा लगता? खैर तुझे कैसे समझ आएगा, तेरी बेटी नहीं है ना, इसलिए। अब तू देख, पुलिस स्टेशन चल, जैसा शोषण तूने इसके साथ किया है वैसा ही अब मैं तेरे साथ करूँगी। और वो उसे ले जाकर सलाखों के पीछे डाल देती है। कैलाशनाथ को तो अपने किए की सज़ा मिल गई, लेकिन चंदा का क्या? उसके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची थी उसका घाव शायद ज़िंदगी भर कभी ना भरे। वो इसी ख्यालों में डूबी रहती कि आखिर उसका कसूर क्या था। क्या अंधा होना उसका कसूर था? आपको क्या लगता है, क्या है आपके पास चंदा के सवालों का जवाब?